और आप सभी का इस वेबिनार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेबिनार में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। हेलो, मेरा नाम है आशीष कुमार और मैं फिलहाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ मैं बसंत जी के माध्यम से इस ज्ञान अर्थ फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। और हम अपना ऐसे ही अ, काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हुए हैं वो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक छोटा सा इंट्रो देना तो बनता है। और वो जो सर हैं उनका नाम है आरजे दिलीप सिंह। और इन्होंने अपना एक आरजे जो करियर था 2008 में ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद से शुरू किया था। और उसके बाद ये लगातार अपनी सेवाएं और बने हुए हैं, इस तरह से अपने काम कर रहे हैं। और आज हम उनके साथ मिल करके एक्सप्लोर करेंगे कि रेडियो के क्षेत्र में जो आज की युवा, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि फिल्म स्टार्स वगैरह भी जो होते हैं वो आते हैं अपना फिल्म प्रमोशन के लिए। जो सिंगर्स होते हैं वो भी आते हैं और अपने अनप्लग्ड वीडियो शूट करते हैं, फिर वहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन देते हैं, गाने वगैरह गाते हैं और अपने फैन से इंटरेक्ट करते हैं। तो एक तरीके से एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग के सामने है कि सर से हम लोग मिल पाए, उनसे कुछ सीखें और जानें कि क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो थोड़ा सा एक सर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि अभी तो जो मैंने बताया बहुत छोटी सी बात थी। वो ये है कि सर ने एक रेडियो जॉकी होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, एक एंकर भी हैं। और इनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। इन्होंने दूरदर्शन के कई शायद 2 या 3 सीरियल्स में काम भी कर चुके हैं एज अ लीड रोल। और एक माइथोलॉजिकल वेब शो, एक सीरीज है शायद, सीरियल है, उसमें भी इन्होंने भगवान कृष्ण का रोल किया हुआ है। तो काफी हम लोग अच्छा लग रहा है सर से मिल करके। आज मैं सर को देख पा रहा हूँ इसमें वीडियो में। और सर आवाज सर की नहीं आ रही है, शायद आशीष, उनका माइक ऑफ होगा। मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ हाँ रही है सर। आवाज? हाँ सर, हाँ आ रही सर, है। अब आवाज आ पा तो रही है। थैंक ओके यू सर। सो मच थैंक यू। आशीष जी, तो थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया और इतनी जो तारीफ की तरह करना नहीं चाहिए था। हालांकि इंसान हमेशा सीखता है और कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, तो वही चीजें इंसान को कामयाब बनाती है। और हम सतत प्रयास से अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने आप को आगे ले जाते हैं। जो हमारी मंजिल है, जो हमारा करियर है, जो हमारा रास्ता है, जो हमारा पाथ है, हम उस पर चलना चाहते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं जो हमने सपने देखे। जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। कुछ लोग अपने सपनों को वही अधूरा छोड़ के कहीं कुछ जॉब करने लगते हैं। तो जो रेडियो की फील्ड है या एक आर्ट की फील्ड है, थोड़ा परिश्रम मांगती है, थोड़ा पेशेंस मांगती है, थोड़ा डिवोशन मांगती है, थोड़ा डेडिकेशन मांगती है। तो जिसके अंदर वो डिवोशन, डेडिकेशन, वो पैशन है, वो पेशेंस है, वो इस फील्ड को बखूबी इस फील्ड में जा सकता है और अपने करियर को इस फील्ड में आजमा सकता है। लेकिन जो आपने कहा कि हमारे जो यूपी, बिहार या नॉर्थ में हम देखते हैं कि अ, हम या तो इंजीनियरिंग करते हैं, या फिर डॉक्टर बनते हैं, या फिर आईएएस ऑफिसर बनते हैं, या फिर हम क्लर्क बनते हैं, या फिर हम बैंक में कोई जॉब करते हैं। लेकिन जो आर्ट की फील्ड है, एंटरटेनमेंट की फील्ड है, इसको बहुत ही रिस्की माना जाता है। मतलब कि कोई भी फैमिली इजिली नहीं चाहती कि हमारा बच्चा इस फील्ड में जाए और स्ट्रगल करे, रिस्क हो। हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में सबको होता है कि एक सिक्योरिटी, कि हम अगर डॉक्टर है तो हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर है तो हमारा बच्चा इंजीनियर बने, एडवोकेट है तो हमारा बच्चा एडवोकेट बने, क्योंकि उससे वो चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती जाती है। और कहते हैं ना कि हम अपनी जो फैमिली देखते हैं उसी को आगे हम लेके आते हैं। कोई किसान है तो अपने बच्चों को, अगर उसको नहीं वो अवेयर है पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, वो किसानी ही करवाते हैं।
लेकिन जो बाहर निकला है वो अपने बच्चों को प्रमोट करता है। जो मॉडर्न है, जो फैमिलीज अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे किसान हैं, जो अपने फैमिलीज को, अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, न्यू जनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं और आगे जाके इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं या फिर एंटरटेनमेंट की फील्ड में आ रहे हैं। तो हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत से ऐसे मिडिल क्लास फैमिली की मीडियोकर सिटीज के लोग हैं जो कि एक जमाने में गांव में रहा करते थे और आज वो बॉलीवुड में राज कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस सर। आप एग्जाम्पल के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले सकते हैं, दीपराज राणा को ले सकते हैं जो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, दीपराज राणा जी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने, जो जमीन से जुड़े रहे, जिन्होंने वो सारे स्ट्रगल किए हैं, वो सारी कठिनाइयों का सामना किया है जो मिडिल क्लास फैमिली को करना पड़ता है। तो वही है हमारे इस फील्ड में, अगर आप किसी को भी आ गया तो पेशेंस और डिवोशन, डेडिकेशन और उसके साथ साथ कठिन परिश्रम की बहुत जरूरत जी सर। है। सर एक सवाल, जी सर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते हैं, बहुत उत्सुक हैं कि एक मतलब एक अच्छी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो क्यों ना इस अवसर का अच्छे से यूटिलाइज किया जाए और जाना जाए कि कैसे कैसे। तो जो ये रेडियो का फील्ड है और ये जो इतना बड़ा स्कोप है यहाँ पे, तो हमारे जो युवा हैं वो जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए इस फील्ड के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आसानी से, ज्यादा स्ट्रगल न करना पड़े उनको और ये लोग अपना मुकाम हासिल कर पाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं दिलीप सर को काफी दिनों से जानता हूँ और काफी अच्छी उनके साथ हमारी बॉन्डिंग और काफी अच्छे तरीके से वो हमें हम लोग मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनसे सीखना मतलब एक एक कला, एक 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 चीज को अपने अंदर इनबिल्ड करने की जो पावर होती है वो सर को मतलब वो उनका बोलना तो अलग सी बात है, उनके चेहरे को देखना, उनके फोटोज को देखने से ही वो सारी चीजें आपके अंदर इनबिल्ट होती है। क्योंकि मैं काफी दिनों से सर के साथ वर्किंग में हूँ, काफी चीजें सर से सीख रहा हूँ और कंटिन्यूसली सीखता भी रहता हूँ। और जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सिर्फ सर को बतानी होती है और उनका वो चुटकियों में, जस्ट सेकंड्स में उनका काम वो खत्म कर देते हैं। और फिर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं यार, मेरे साथ तो कुछ था ही नहीं। तो इस तरीके की शख्सियत है सर की और वो काफी मोटिवेट, काफी इंस्पिरेशनल है हमारे लिए। पहले और लोगों से मुखातिब होंगे जो लोग हैं साथ। तो नमस्कार सभी को। मैं अपना इंट्रो देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं हूं बसंत और आपके सामने अभी ये जो भी चीजें प्रेजेंट हो रही हैं इसमें अश्विनी सर और भी बाकी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर मैं अपने परिचय के बारे में बात करूं तो मैं हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक छात्र, स्नातक तृतीय वर्ष में हूं और उसके साथ साथ एक इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ चीजें करते रहे हम। और उसी के दरमियान हमने शुरू किया था ज्ञानारस, एक ऐसी संस्था जो कि प्रॉफिटेबल भी है और नॉन प्रॉफिटेबल भी है, जो समाज से लेती है और समाज को देती है। ऐसा कुछ हमने एक सोच रखा था और उसी के जरिए आज हम इस वेबिनार को देख पा रहे हैं। तो यही रही एक छोटी सी मेरा परिचय। अब मैं सर को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ क्योंकि इनके आवाज में जो एक मिस्ट्री है मैं कह सकता हूँ और वो सच में बहुत ज्यादा लगाव वाली है, बहुत अट्रैक्टिव है। वी वुड लाइक टू लिसन यू सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच। हम लोग इंटरेक्ट करें अच्छे से। सबसे पहले तो मैं सर से मिलके बहुत खुश हूँ। सुना था, सिर्फ मैं अभी तक सुना था, लेकिन कुछ समय पहले सर्च किया, देखा और बसंत भैया ने मुझे दिखाया। तो मतलब मुझे, मेरे में ये रहती है कि मुझे सीखने की बहुत मतलब चाहत रहती है। तो मैं अपने सीनियर से सीखता हूँ, लेकिन जब सर को देखा तो लगा कि हाँ आज जुड़ते हैं। मैं हमेशा जुड़ता हूँ, कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन आज जुड़ते हैं। सर मेरा ब्रीफ में इंट्रो यही रहेगा कि मेरा नाम रुपेश कुमार है। मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि लड़कियों का जीवन कैसे मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि अगर मेरी बहन ही हो तो उसका किसी और से रिलेशन हो, वो कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैं इसी पे मतलब ज्यादा सोचता हूँ, इस पे विचार करता हूँ और इसका मतलब स्प्रेड भी करता हूँ। अपने जो विचार होते हैं उनको समाज में मतलब एक रिस्पेक्ट मिले, उनको जगह मिले, उसको लेके मतलब
मेरा असर रहता है कदम। बहुत बहुत बढ़िया थॉट है, आपके विचार बहुत अच्छे। और इस तरह का जो आपकी सोच है, आइडियोलॉजी है, जो समाज के लिए बेहतर हो सकती है, न्यू जनरेशन के लिए बेहतर हो सकती है, और इसी तरह के लोगों का समाज में आगे आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम आज से 10 साल पहले देखते हैं कि उसके बाद आज से 10 साल बाद की जो जनरेशन है काफी मॉडर्न हो गई। मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कपड़े का पहनावा, मॉडर्निटी का मतलब है कि आपकी सोच में बदलाव, आप अपग्रेड हो रहे हैं समय के साथ, और वो अपग्रेडेशन मिल रही है, देखने को मिल रहा है। और यूपी, बिहार में हर जगह जो चीजें पहले थी वो काफी बदली है, और कल्चरल एक्टिविटीज के प्रति लोगों का लगाव और भी अच्छा बढ़ा है, और लोग आगे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। नमस्कार। अभी मैं बीएससी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अभी मुझे तो ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं, बस बसंत भैया के से जुड़ा हुआ हूँ, तो काफी चीजें मुझे भी सीखने को मिलती रहती हैं हर संडे को। तो बस अभी मेरे मन में तो कोई प्रश्न है नहीं, बस जैसे ही आप आगे इलाहाबाद में चलते रहते हो या फिर इलाहाबाद से ही हो? नहीं सर, मैं इलाहाबाद से ही हूँ। इलाहाबाद में मेरा सांसों में मेरा घर है, बट यहाँ पे रूम लेकर रह रहा हूँ। ओके, मैं भी जी इलाहाबाद सर। से ही हूँ, आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं बता दूं। अच्छा सर। हाँ जी, मैं प्रॉपर इलाहाबाद से ही हूँ और मुंबई रहता हूँ। दिल्ली, मुंबई, पटना, इंदौर में हमारी रेडियो अड्डा की ब्रांचेस सारा अच्छा कुछ सर। प्रॉपर में इलाहाबाद से। नाइस आपसे बात करते Hello everyone. हैं। So I am also a student from BHU, and I've joined the session for Basanji. Like he said me that you are coming in webinar, so I thought I'll get to learn something. Great. तो BHU पे आप कौन सा स्ट्रीम में और कौन सा क्या कर रहे हैं आप, कौन सा कोर्स? I have opted for economics honors. ओह, तो इकोनॉमिस्ट बनना है आपको? Like process में है अभी, पूरा रोड मैप प्रोसेस में है। तो रोड मैप प्रोसेस में है तो उसको साकार करना आपका काम है। अब आपने प्लानिंग की है तो उस पे पहुंचना भी जरूरी है। जो खाका आपने तैयार किया है, जो प्लानिंग है आपके दिमाग में, उसी रोड मैप के हिसाब से। सर पोइट्री। पोइट्री? अरे वाह, हिंदी या उर्दू? जी सर, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कुछ आर्टिस्टिक लोग भी यहाँ पे हैं इस वेबिनार में, ये जानकर अच्छा लगा। और जल्दी हमारा रेडियो श्रीनगर और जम्मू में स्टार्ट होने वाला है, रेडियो का। तो जी। आप लोगों की एक अपॉर्चुनिटी होगी, अगर आप इस फील्ड को आगे चल के परस्यू करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम अर्न कर रहे हैं, उसको आप बाकायदा उसको करिए। लेकिन अगर कहीं न कहीं जहन में है कुछ बातें, कोई कलाकार अगर अंदर पल रहा है तो उसको पलने दो, उसको आगे बढ़ने दो। कहीं ना कहीं उसको स्पेस मिलेगा, कहीं ना कहीं उसको जगह मिलेगा, और वो जो अंकुर है ना, फूट के सामने आए। तो इसलिए हमें अपने अंदर के कलाकार को, अपने अंदर की प्यास को जिंदा रखना जरूरी होता है, और उसी से हम आगे अपने सपनों को पूरा करते हैं। जरूरी नहीं कि हमें सपने पैसे देते हैं, जरूरी नहीं कि हमें सपने दौलत देते हैं, लेकिन जो अंदर का जो सेटिस्फैक्शन है, जो मन का जो सुकून है, वो हमें क्या करने से मिलता है, जरूरी वो है। किसी को गाना गाने से सुकून मिलता है, किसी को शेर व शायरी से सुकून मिलता है, किसी को लिखने से सुकून मिलता है, किसी को रेडियो पे बात करने से सुकून मिलता है, किसी को अपने प्रेमिका से बात करने में सुकून मिलता है। तो ये सुकून ढूंढना हमारा काम। पैसे हम कमाते हैं, दौलत हम कमाते हैं, नाम हम कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें अंदर रह जाती है, अधूरी चीजें, उनको पूरा करना, उनको सामने लाना हमारा काम है। तो इसलिए हम सभी, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर, किसी के भी अंदर वो सपना पल रहा है कि मुझे आर्ट की फील्ड में जाना है, मुझे कोई चीज रोक रही है, वो क्या चीज रोक रही है पहले उसकी तलाश करिए, और जो चीजें रोक रही है उसको साइड में हटा के इग्नोर करके आगे बढ़िए। तो पहला काम वही है कि पहले आप पहचानो, साधो, अपने आप को पहचानिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। हम कभी कभी मजबूरी में या फिर परिस्थितियों की वजह से, या फिर हम फैमिली
प्रेशर की वजह से हम नहीं कर पाते अपने सब। सेल्फ कोमल कुमारी गुप्ता। कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ, चाय पी रहा हूँ जी। सर आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। सर आपने कहा कि आपने कहा कि हमें सुकून खोजना चाहिए। अभी आपने बोला कि हमें सुकून खोजना चाहिए सर, लेकिन वो कभी डर लगता है सर कि वो सुकून खोजने में कहीं हम अपनी करियर को खराब न कर ले। मतलब इन द सेंस सर, सुकून खोजना करियर को खराब करना, ये कहना चाहती हूँ कि सर कभी कभी सर सपनों को ना डर लगता है कि आखिर जो वो कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक सक्सेस मिलेगा, ये नहीं समझ पाते हैं सर। एक्चुअली मेरा कोई भाई नहीं है तो मेरे मम्मी पापा को मुझसे बहुत ज्यादा होप रहता है ताकि मैं कुछ ऐसा करूं उनका नाम बड़ा कर सकूं। सर मैं भी अपने अंदर बहुत चाहती हूँ कि कुछ अलग हटके, पढ़ाई से कुछ अलग हटके। सर पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सर मैं टैलेंट के बल पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। सर मुझे डिजाइनिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि उसमें आगे बढ़ूं। लेकिन एक बार मैंने मम्मी से कहा था तो मम्मी तो बोलती है कि ठीक है। मम्मी एक तरीके से मम्मी बोलती है कि तुमको जो करना है वो करो, लेकिन फिर डर भी लगता है कि आखिर वो स्टार्ट कैसे करें। बिल्कुल, देखिए सबको हमेशा जो अपना एक लक्ष्य है, जो एक मंजिल है जहां पे आप जाना चाहते हैं, उसको आपको क्लियर रखना होता है। दूसरी चीज की जो आपको रोजी रोटी दे रहा है, जिसपे आपको लगता है कि वहां पे मुझे सक्सेस मिलेगी, वो भी जरूरी है। लेकिन जो आपका पैशन है, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर थोड़ी फैमिली आपका सपोर्ट करती है, तो आपको जो आपका करियर है उसके साथ साथ आपको जो चीजें आप कर रहे हैं, जो एक कलाकार है उसको भी जगह देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ फुल टाइम आप उस कलाकार को जगह दे दो, फुल टाइम मत दो, पार्ट टाइम। जो आपकी जिंदगी के बचे हुए हिस्से हैं वहां पे आप अपने आप को आजमाओ। आप ड्राइंग करती हैं, आप पेंटिंग करती हैं, आपके अपने बचे हुए समय को आप यूटिलाइज करो, उसको लोगों के सामने लाओ। सोशल मीडिया आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, जहां पे लोग आपको पहचानते हैं, आपकी कला की कदर करते हैं, और वहां पे आप अपने आपको, अपने ड्राइंग को, अपनी पेंटिंग को आप लेके वहां पे दिखा सकते। तो जिस दिन आपको लगेगा प्रोफेशनली इस करियर में इन्वॉल्व हो सकती हो और आप अपने जो उस फील्ड है जिस पे आप काम कर रहे हो उससे ज्यादा यहाँ पे अर्न कर सकते हो, तो आप उसको साइड बाय साइड करते करते आप ड्रॉप करके इस फील्ड में आ सकते। यही करते हैं लोग। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, धीरे धीरे एक्टिंग में आजमाते हैं हाथ। जिस दिन उनका काम अच्छा बन गया उस दिन वो छोड़ देते हैं जॉब। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्क लेके लाइफ में आगे बढ़े हैं और उनको सक्सेस मिली है, क्योंकि वो उसी में अपने आप को हवन करते, झोंक देते, डिवोटेड कर देते। एक तो वो होता है। एक वो होता है जिसकी फैमिली में वो अकेला है और जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल वही है पूरी फैमिली के लिए। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, फैमिली को भी लेके चलना होता और रिस्क इतना बड़ा नहीं ले सकता। फिर उसके लिए यही होता है कि आप साइड बाय साइड चीजों को करते रहें और उसके साथ साथ इनको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलोगे आप, तो दोनों चीज आप कर सकते। तो अपने सपनों को भी आप जी सकोगे, जो आप कर रहे हो अर्निंग, जो आप जॉब कर रहे हो वो भी आप कर। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक और बात पूछना चाहती हूँ। सर दो बातें हैं। पापा कहते हैं कि सपने बड़े देखने चाहिए ताकि उससे उतना बड़ा नहीं लेकिन उससे छोटा मिल सके, लेकिन मम्मी कहती हैं कि सीढ़ी से चढ़ना चाहिए, सीढ़ी से चढ़ेंगे तभी जाके ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जा पाएंगे। तो सर दोनों बातों को कनेक्ट कैसे करें? दोनों अलग अलग देखने चाहिए। बिल्कुल नहीं, दोनों बातें एक ही है। सपने बड़े देखो लेकिन उसका प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो। आप आसमान पे जाना तो चाहते हो, लेकिन शॉर्टकट छत से कूद के जान देके तो आसमान पे नहीं जा सकते। उसका प्रोसेस है कि आप हवाई जहाज से, तो जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करना जरूरी है ना। आप सपने बड़े देखते हो, आपको बनना है अमिताभ बच्चन रातों रात, लेकिन अमिताभ बच्चन रातों रात तो नहीं बन सकते। उसके लिए प्रोसेस होता है, जो एक्टिंग का कोर्स होता है या थिएटर होता है या फिर आपको सीखना होता है, एक प्रोसेस होता है। सपने आपके बड़े हैं, अमिताभ बच्चन नहीं बनोगे लेकिन अभिषेक बच्चन तो बन जाओगे। यस सर। बड़े देखो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप वही सपना जो आपने देखा वही मिले। हर एक इंसान को कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं चले तो कहीं आसमान।
तो सबके सपने पूरे हों ये जरूरी नहीं, और सबके सपने ना पूरे हों ये भी जरूरी नहीं। तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपके आपके डिवोशन, आपके डेडिकेशन। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा अभी कि एक सपना होता है, एक पैशन होता है हर शख्स का, और एक समाज की इनसिक्योरिटीज होती हैं, दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। तो पहले आप चलिए, जो आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ अपने पैशन को पालते रहिए, उसको जिंदा रखिए, और जैसे लगे आपको कि हाँ अब मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या उसका कुछ अच्छा रिजल्ट दिखे, तो फिर आप उसमें मूव कर जाइए पूरी तरीके से। तो सर ये सवाल मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि आपको पता था कि आपको क्या करना है आगे चल के, या फिर आपने क्या शुरू किया था शुरू शुरू में, फिर आप मतलब क्या किए शुरू में? मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह से है, बहुत अजीबो गरीब है कह सकते हैं। कि मेरी फैमिली में सारे लोग डॉक्टर हैं, मेडिकल्स हैं, हमारा खुद का हॉस्पिटल है इलाहाबाद में, और मेरी फैमिली चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं। उनके सपनों को भी पूरा करना था, मुझे अपने सपनों को भी पूरा करना था। और मैं बचपन से ही कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के, जब मैं 8th और 9th में था, तो जो मैं मेरी सोच की, जो मेरा लेवल था सोचने का, जो मेरा लिखने का, वो 10+2 वालों के हिसाब से चलता। मैंने 12वीं क्लास में खुद का नाटक लिख के परफॉर्म करवा दिया था स्कूल में, जो कि उस जमाने में बहुत मायने रखता था, एक नाटक लिखना और उसमें एक्ट करवाना, डायरेक्शन भी करवाना। तो मेरा सपना था कि मैं एक एक्टर बनूं और रेडियो जॉकी बनूं। मैं रेडियो सुनता था, कॉपी करता था, मिमिक्री करता था, और लोगों को सुन के उस पर रिकॉर्ड भी करता था। मेरे पास एक वॉकमैन हुआ करता। तो फैमिली नहीं चाहती थी कि घर का बच्चा बिगड़े, और यहाँ पे गुमराह करने वाले लोग बहुत होते हैं, जबकि आपको सही रास्ता नहीं मिलता है तो भटकाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। तो मैंने वो स्ट्रगल ज्यादा किया है, जबकि आज की टाइम पे स्ट्रगल कम होती है, क्योंकि आप अवेयरनेस है, लोगों को पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह से हमें वहां पे जाना है। उस टाइम पे सिर्फ रेडियो था, रेडियो सुन के हमें ऑडिशन देना पड़ता था। और मैंने ऑडिशन पहली बार जब दिया था, उसके पहले मैंने एमबीबीएस की 3 साल तक पढ़ाई की है, प्रिपरेशन की है। मेरा एमबीबीएस सिलेक्शन हो गया था, और मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई एमबीबीएस मैंने ड्रॉप किया था, क्योंकि मुझे रेडियो में जाना था। मुझे लगा था कि अगर मैं फंस जाऊंगा इधर तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, और कि नहीं सपोर्ट करेगी बाद में, और इतना तो था कि मैं कर ले जाऊं। तो पहला जो मैंने ऑडिशन दिया उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी फैमिली भी सेटिस्फाइड हो गई, और सबको लगा कि ठीक है अब तो कर ले ही ले जाएगा, तो कोई रिस्क वाली बात नहीं है, फिर आगे देखा जाए। तो इस तरह से मेरे करियर में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, तब जाके आज उसी रिस्क का फायदा मुझे मिल रहा है, कि एक टाइम पे जो रिस्क उठाया था वो आज मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने जॉब से, अपने काम से, अपने करियर से। यस सर, आपकी आवाज सुन के तो लगता है कि आप बेहतरीन जॉकी तो हैं ही, रेडियो जॉकी। और तो फिर सर आप एक्टिंग के करियर में कैसे फिर मूव किए आप, और कैसे कब शुरू हुआ, कैसे सब कुछ? मैं इलाहाबाद में था, जब शुरुआत मेरी इलाहाबाद से हुई। वहां पे मैं कोचिंग करता था मेडिकल की। तो मैं एक स्टूडियो के संपर्क में आया जो कि रिकॉर्डिंग करते थे, और रामलीला की रिकॉर्डिंग वो लोग करते थे, जो आजकल पथरचट्टी रामलीला में होता है, वहां पे फेमस है। और वहां पे होता है कि लाइट एंड साउंड के माध्यम से रामलीला दिखाया जाता है। जो एक्टर होता है रामलीला में, वो सिर्फ माइम करता है, लिप सिंक करता है, और जो उसके पीछे की आवाज होती है, म्यूजिक जो रिकॉर्डिंग कंपनी होती है वो रिकॉर्ड करके वो पीछे चलाता है। तो मैं उनके संपर्क में आया, मैं भी रिकॉर्डिंग करने लगा, सीखने लगा, रात रात भर उनके साथ स्टूडियो में होता, पढ़ाई अपनी छोड़ के उनके स्टूडियो में जाना शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे एक थिएटर के डायरेक्टर से मिलवाया। फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया, रंगमंच। तो इलाहाबाद में रह के रंगमंच के लिए इलाहाबाद जाना जाता है, और प्रयागराज में जो रिच कल्चर है थिएटर का, उससे बेहतर मैं नहीं कह सकता कि और कहीं है। इलाहाबाद से चीजें बहुत सारे लोग आगे निकले। तो मैंने भी थिएटर ज्वाइन कर लिया, और 2-3 साल तक लगातार रेडियो किया। और वहां पे मैंने ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन दिया, विविध भारती मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं विविध भारती में एज ए रेडियो जॉकी काम करने लगा। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थिएटर से। फिर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में मैंने रेनबो ज्वाइन किया। आपके बनारस में भी रेड एफएम में मैंने काम किया हुआ है। तो शुरू में ऐसा सब हुआ करता था।
तो वहां भी काम कर चुका हूँ। उसके बाद दिल्ली आया, रेडमो में काम किया, यूटीवी के साथ मैंने डबिंग का काम करना शुरू किया। फिर मुझे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जॉब मिल गई। 3 साल मैंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जॉब किया, 2009 से 2012 तक। साथ साथ स्टेज एंकरिंग और डबिंग करता रहा हूँ। उसी दौरान मुझे एक फिल्म का ऑफर आया कि एक फिल्म है जो कि बिहार में शूट हो रही है, और मेरी प्रोफाइल उनको अच्छी लगी। उन्होंने अप्रोच किया, मैंने एज ए लीड उनकी फिल्म में काम किया, और उसके बाद वो फिल्म कंप्लीट हुई तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, और वहीं से रेडियो अड्डा की शुरुआत हुई, और वहीं पे मैंने रेडियो अड्डा की नींव डाली। और उसके साथ साथ, और आज आप देख पा रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है, हमने उसके साथ साथ मुंबई में रह के 3 फिल्में एज ए लीड की है। जो अभी एक हॉटस्टार पे, डिज्नी हॉटस्टार पे मेरी एक फिल्म अभी स्ट्रीमिंग उसकी चल रही है, स्टेप इन माय शूज। मेरे अपोजिट में है सिमरन कौर मुंडी, जो कि कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं उसमें हीरोइन थी, वो मेरे साथ मेरी हीरोइन है। और अनिल चिरंजीव उसके डायरेक्टर है। 2 फिल्में और की हैं जो अभी फ्लोर पे आने वाली हैं। दूरदर्शन के 2 सीरियल्स किए हैं, 2 रियलिटी शोज मैंने होस्ट किए हैं, लक बाय डांस सीजन 2, पैशन ऑफ डांस सीजन 2, जो कि मनोरंजन टीवी के लिए मैंने किया था। और उसके बाद अपना रेडियो अड्डा हमने शुरू किया 2019 में, ऑफिशियली लॉन्च किया, और आज उसकी 4 ब्रांचेस हैं। और आप देख रहे हैं कि अब वही चीजें चल रही है साथ। यस सर, थैंक यू सर। एक सर, आपने रेडियो अड्डा की बात की, तो इसका आइडिया कब आया, कैसे आया, और ये कैसे काम करता है, और इसका जो टेलीकास्ट है कहाँ कहाँ पे होता है मेनली? रेडियो अड्डा एक डिजिटल रेडियो, जो कि जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि पॉडकास्ट है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, गाना.com है, सावन है, हंगामा है, विंक है, वैसे ही रेडियो अड्डा है। लेकिन रेडियो अड्डा पे लाइव स्ट्रीमिंग हम वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में भी करते हैं। जो आरजेज है रेडियो जॉकी, वो हमारे साथ शो करते हैं, और हमारे साथ पॉडकास्ट करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग करते हैं। और रेडियो अड्डा एक ट्रेनिंग एकेडमी भी है, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, रेडियो एंकरिंग, वॉइस ओवर, स्टेज परफॉर्मेंस, पब्लिक स्पीकिंग। जिसके डिक्शन में कमी है, जिसके उच्चारण में कमी है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज में कमी है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है कैमरे के सामने, जो माइक के सामने कॉन्फिडेंट नहीं है, जो ब्लैंक हो जाता है स्टेज पे जाते हैं, जिनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, वो सारी चीजें हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम प्लेसमेंट्स भी देते हैं कि इंडिया में जितने रेडियो स्टेशन हैं, जहां जहां वैकेंसीज हैं, रेडियो अड्डा अपने साथ भी इंटर्नशिप देता है, जो हमारी ब्रांचेस हैं। उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ जो हमारे स्टेशन हैं, अलवर में, यूपी में अम्बेडकर नगर में, मुजफ्फरनगर में, अहमदाबाद में, वहां पे जो वैकेंसीज हैं, हम जो हमारे रेडियो जॉकीज हैं उनको वहां पे हम प्लेसमेंट दिलाते हैं। तो जो हमारे सीखे हुए आर्टिस्ट हमारे साथ काम करते हैं, पॉडकास्ट स्टोरीज पे काम करते हैं, और उनको हम प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे और अपने ऐप। इस तरह से उनकी पब्लिक डोमेन में उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, उनको पहचानना शुरू करते हैं, और एक बतौर रेडियो जॉकी वो अपने आप को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग से लेकर इंटर्नशिप से लेकर जॉब प्लेसमेंट्स तक हम काम करते हैं उनके पीछे। और रेडियो अड्डा का यही मकसद है कि कम से कम फीस में मिडिल क्लास फैमिली जो अफोर्ड नहीं कर पाती है, वो लोग भी आके जुड़े और अपने इस फील्ड को, अपने इंटरेस्ट को आगे लेके आए, और अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, जानकारियां आपसे पहली बार मैं सुन पाया आपसे। मैं बसंत बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज जा रही है? जी जी। हाँ सर, मैं पूछना चाहूंगा एज ए मतलब एक टीम का लीडर कह सकते हैं, या फिर जो भी चीजें मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे टीम बिल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली मैं एज इस खैर टॉपिक तो नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी आप एज ए लीडर, अभी रेडियो अड्डा को आपने फाउंड किया और जो भी चीजें हैं सारी आप हैंडल कर रहे हैं एक साथ, तो ये टीम बिल्डिंग और उसके साथ टीम मैनेजमेंट के बारे में आप मतलब क्या आपका अनुभव रहा है, और कैसे आप बताना चाहेंगे कैसे करना चाहिए इंसान को? पहली बात तो जब हम मालिक बनना शुरू करते हैं, चीजें वहीं पे गड़बड़ होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अपने टीम के लोगों के साथ वैसे बिहेव करें जैसे हमारे सामने वाला है, एज अ फ्रेंड, भाई की तरह, फैमिली की तरह। जब हम ट्रीट करने लगते हैं तो हमारी टीम बहुत मजबूत होती है। वहां पे हमें किसी से शिकायत नहीं होती है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं और सब अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं।
और एक टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है कि परिवार का जो मुखिया होता है वो कैसे अपने परिवार को लेकर चलता है, वो मैनेजमेंट कैसे करता है, कैसे सारे रिश्तों को एक साथ वो बैलेंस करके चलता है, वो एक टीम लीडर की जिम्मेदारी है। किसी को हर्ट ना हो, कोई आपसे दुखी ना हो, कोई आपसे परेशान ना हो, कोई आपकी बातों से असहमत ना हो। जरूरी यही आप ठीक है, डिसीजन आपका होता है, लेकिन किसी की बात को आप निग्लेक्ट ना करें, किसी की बात को आप नकारे मत। तो सबसे बड़ी बात यही है एक टीम लीडर के लिए आप टीम को फैमिली समझें और एक फैमिली जैसा ट्रीट। जी गुड इवनिंग सर। सर आपने जैसे टीम का बताया और लीडरशिप का बताया, तो मैं सुरभि तिवारी बोल रही हूँ, मैंने बीएचयू से मास्टर्स कर रखा है। तो सर अगर आपकी टीम से ये जुड़ना हो या कोई आपका टीम है या फिर आपकी टीम से अगर हमें कनेक्ट करना हो तो उसके लिए कोई ऑप्शन है? अश्विनी जी है, आपको सारे रास्ते बताएंगे और बसंत जी से आप अश्विनी जी का नंबर ले सकती हैं और आप रेडियो अड्डा की टीम के साथ जुड़ सकती हैं। हम ऑल इंडिया कहीं भी आप हैं, भारत में किसी भी कोने पे हैं, आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है तो जगह और डिस्टेंस मैटर नहीं करता। ओके, तो सर उसका कोई प्री रिक्विजिट्स है, जैसे कि मुझे कुछ चीजें आनी चाहिए पहले से ही, ऐसा कुछ? अब चीजें होता है कि कोई भी कुछ लोगों को चीजें पहले से आती है, कुछ इनबिल्ट होती हैं, कुछ बाद में सीखनी पड़ती है। तो अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट है, आपको वो चीजें कुछ न कुछ तो आती ही होंगी, तभी आपके अंदर वो इंटरेस्ट आया। नहीं आती है तो आप हिम्मत ही नहीं करेंगे आगे बढ़ने। तो ये चीजें, बाकी की चीजें तो आप ट्रेनिंग से कर सकती हैं, ट्रेनिंग से अचीव कर सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं, वो आपका इंटरेस्ट होता है, वो आपका पैशन होता है। अगर इंटरेस्ट है, पैशन है, तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं, आप सब कुछ। और मूल मंत्र यही है कि मेहनत करना जरूरी है। और जैसे कि हम बात करते हैं ना कि हिंदी में हम कहते हैं वाणी, इसको हम अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, VANI वाणी, VANI वॉइस, आर्टिकुलेशन, नरेशन और इमेजिनेशन। इन चारों चीजों पे अगर आप काम कर लेते हैं तो बेहतर एक्टर, बेहतर रेडियो जॉकी, बेहतर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। और ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बात करते करते हम कई घंटे भी अगर लग जाए तो खत्म नहीं होने वाला इतनी जल्दी। तो इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर, हमें एक अच्छी गाइडलाइन देने के लिए। मैं आपके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। जीते हैं, जिएंगे भी, अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा करेंगे भी। जब रास्ता न हो पास तो खुद ही रास्ता बनाएंगे। तुम साथ तो रहो, ऊंचाइयों को यूं ही छू जाएंगे। क्या तो बात है, मैं ये थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये अभी जस्ट आपके लिए ही मैंने जस्ट लिखा है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबको आपने एक अच्छा मोटिवेशन, एक अच्छा गाइडलाइन दिया। जिन लोगों को ये दिमाग में सोच थी कि नहीं हम आगे कैसे इस फील्ड में बढ़े, उसके लिए आपने एक अच्छी इंस्पिरेशन वाली चीजें उन लोगों को बताई। और अब मुझे ये नहीं लगता है कि कोई भी इंसान इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए या बढ़ने से पहले इन चीजों को सोचेगा, क्योंकि वो चीजें जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनकी क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें बस एक अच्छे मोटिवेशन की जरूरत है और एक अपने इंस्पिरेशन, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाने की जरूरत है कि हम इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप सभी लोग रेडियो अड्डा को पहले फॉलो करिए और रेडियो अड्डा को पेज इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी। आप लोगों को नई नई चीजें और मिलेंगी वहाँ पे, नए शोज देखने को मिलेंगे और नए कंटेंट आपको इंटरव्यूज सेलिब्रिटीज के देखने को मिलेंगे, साहित्य से जुड़ी चीजें वहाँ पे मिलेंगी। तो आप जुड़े रहिए रेडियो अड्डा के साथ और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, फिर मिलेंगे हम लोग। और वसंत जी हैं और अश्विनी जी हैं, आप लोग उनके कॉन्टेक्ट में रहिए, जो भी चीजें हो साथ में करेंगे। ओके सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir.